उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अभी तो 6 महीने से अधिक समय बचे हैं, लेकिन राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज हो गई है। वहीं वर्तमान समय राजनीति के केंद्र में इस समय ब्राह्मण आ गए हैं। सारी पार्टियां ब्राह्मण को आकर्षित करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। इसी समय मेरे से बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व विधायक भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ब्राह्मणों की हालात इस समय क्या है। आप सबको मालूम है 2017 में ब्राह्मण समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के सरकार की सरकार बनाने का काम किया था। लेकिन विगत 4.5 वर्षों में ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ कैसा व्यवहार यह सरकार जो जालिम हुकूमत है प्रदेश में, उनके साथ दुर्व्यवहार, उनकी हत्या, इनकाउंटर, उनके मान सम्मान की रक्षा न करना, यही काम इस सरकार का नित्य बना रहा। आज उससे उपेक्षित होकर के भारतीय जनता पार्टी से आज समाजवादी पार्टी का दामन थामने के लिए आज हमारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर भरोसा कर रहा है कि अगर इन आताताइयों से, इन जुमलेबाजों से अगर कोई टक्कर ले सकता है, उनको पटखनी दे सकता है, उस नेता का नाम है आदरणीय अखिलेश यादव। दूसरा कोई नेता नहीं है जो उनका सामना कर सके। तो क्या राजनीतिक रूप से लगता है कि ब्राह्मणों को इग्नोर किया जा रहा है या जनता की हालात है ये? आज पूरे प्रदेश की आवाम बोल रही है। हर समाज के, हर तबके के लोग त्राइमाम कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। आज ब्राह्मण समाज, और आप जानते हैं कि ब्राह्मण समाज जिस ओर करवट लेता है उसी की सरकार बनती है प्रदेश के अंदर। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ करवट लिया था तो बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। आज समाजवादी पार्टी के साथ करवट ले रहा है। अब बड़े पैमाने पर मऊ में जिस दिन सम्मेलन, प्रबुद्ध समाज का सम्मेलन, सभा का सम्मेलन होगा, उस दिन आप देखिएगा बड़े पैमाने पर हमारे समाज के लोग यहाँ पे आएंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी लोगों ने तय कर लिया है कि अगला कोई मुख्यमंत्री होगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे। आप कह रहे हैं ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिला है। प्रदेश में जो सबसे बड़े नौकरशाही की सीट है अवनीश अवस्थी जी, वो ब्राह्मण हैं, डिप्टी सीएम ब्राह्मण, तो ब्राह्मण तो बड़े बड़े कुर्सियों पे आसीन हैं। भाई उसके बावजूद उनके कहने से कुछ नहीं हो रहा है। उनके रहते ब्राह्मणों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, उनके दल में जो ब्राह्मण हैं उनके जोशी जी के साथ क्या हो रहा है, आडवाणी जी के साथ क्या हो रहा है। अभी हमारे वो लोक निर्माण मंत्री थे कलराज मिश्रा जी, वो क्या है, सब रिटायरमेंट करके किनारे के लगा दिए गए सारे लोगों को। नए तो सतीश चंद्र द्विवेदी जी हैं, अवनीश अवस्थी हैं, सब तो मजे तो खूब ले रहे हैं लोग। मजे ले रहे हैं, लेकिन एक वर्ग विशेष की पार्टी बन करके भारतीय जनता पार्टी रह गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो क्या आपको लगता है जो ब्राह्मण लोग सत्ता में हैं वो ब्राह्मण की आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कोई बता दीजिए, कोई विधायक बोल रहा है हमारे तो भारतीय जनता पार्टी के 200 विधायक तो मुख्यमंत्री के खिलाफ सदन के अंदर बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। आपको पता है 200 एमएलए विधानसभा के अंदर बैठे थे धरने पे मुख्यमंत्री के खिलाफ। पहली सरकार ऐसी है। विधायकों को जैसे, अब वो शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, विधायकों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं योगी जी, आने वाले समय में बहुत बड़ी हलचल मचने वाली है भारतीय जनता पार्टी में। आप तो अनुभवी रह चुके हैं, मतलब सत्ताधारी पार्टी से आप विधायक भी थे, तो क्या लग रहा है जो विधायक जो अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं उनकी आवाज़ दबा दी जा रहे हैं? अब यहाँ तो यही दिख रहा है, हमारे समाज के लोग, जो ब्राह्मण समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से एमएलए हैं, वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। एक दरोगा से बात नहीं कर सकते, एक दरोगा उनकी नहीं सुन रहा है। स्थिति हमारे साथ के हमारे मित्र एमएलए हैं, बीएसपी में थे, मेरे साथ थे, वो चले गए, वो भारतीय जनता पार्टी में एमएलए हैं। उनकी स्थितियाँ ये है, कह रहे हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ बन गया हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। एक होमगार्ड नहीं सुन रहा है। किस बात का एमएलए? मुख्यमंत्री के यहाँ जाओ तो डांट के भगाता है। उनको सुझाव नहीं दिया कि उन्हें इस्तीफा दे रहे हैं? अरे भाई बोला, अब क्या बोलूँ।
तो आगामी 2022 के चुनाव आने वाला है, तो आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? हम लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज को, हर समाज को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनानी है, और जब सब समाज के लोग तैयार रहेंगे तभी तो सरकार बनती है। बसपा ब्राह्मण को आकर्षित कर रही है, भाजपा ब्राह्मण को आकर्षित कर रही है, सपा कर रही है, उधर संजय सिंह वहाँ वो लगे हैं। बसपा ने तो खो दिया। बसपा को ब्राह्मण समाज के लोगों ने भरपूर मौका दिया था, लेकिन जैसे ही सरकार बन गई उस समय के नेता को नज़रबंद कर दिया गया, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह है कि जो इसकी सरकार बनते ही उनको नज़रबंद कर दिया गया कि आपको किसी से मिलना नहीं है। जो लोग बड़ी आशाओं के साथ, कोई कन्नौज से आ रहा है, कोई फर्रुखाबाद से आ रहा है, कोई आजमगढ़ से आ रहा है, देवरिया से आ रहा है मिलने नेता से, जिस पे भरोसा करके लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया था, ब्राह्मण समाज के लोग अपना झोला बस्ता लेके, उनसे मिलने का काम नहीं किया गया। मिले नहीं लोग। हम बार बार कहते रहेंगे, अगर आप नहीं मिल सकते तो आप 4 लोगों को बैठा दो कि उनका चिट्ठी पत्र लें, आपके पास इतनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ। आज उसी की देन है कि आज अयोध्या में सम्मेलन हुआ है, मात्र 200 से 250 हमारे लोग उसमें हैं। मैंने फ़ोन करके पूछा, बाकी दूसरे लोग आए थे समाज के, टीका लगा के बैठाए गए थे। आपने उसी लिए बसपा छोड़ दिया? अरे भाई, बसपा अपने नीतियों से भटक रही है तो क्या करता मैं? तो क्यों सपा में, बीजेपी में क्यों नहीं गया, अदर पार्टी में क्यों नहीं गया? बीजेपी में भैया हमारे बस का नहीं है। हमारे जैसे आदमी के लिए हमको अच्छे लगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व्यवहार। हम जब बीएसपी में थे तो भी मैं उनसे 1-2 बार मैं मिला था। विधायक रहते अपनी बातों को रखने का काम किया। उन्होंने मेरी बातों को तुरंत सुना और तुरंत वो काम को फौरन किया। इसके बाद बातचीत से, जैसे एक छोटे भाई बड़े भाई के से प्यार से बात करता है, जब चाहो उनसे बात कर लो, वहाँ वो स्थितियाँ नहीं हैं, वहाँ वो स्थितियाँ दूसरी हैं। हम चलिए रास्ते छोड़ते हैं, अब आते हैं हम प्रदेश का, अपने जनपद की राजनीति पे। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, मधुबन क्षेत्र, वहाँ पे भाजपा के मंत्री हैं, कुछ काम किए हैं? अब वो तो आपको दिखाई दे रहा है, आज तक एक सड़क नहीं बनी। अगर किसी ने सड़क बना के देने का काम आज़ादी के बाद अगर किसी ने सड़क बनाया तो उमेश पांडे ने बनाया है। देवरांचल में एक सड़क नहीं थी, वहाँ 500 करोड़ रुपए से पुल पुलिया रपटा और सड़क बना करके देवारे के लोगों को मैंने देने का काम किया। दोहरी घाट से बेलथरा 60 करोड़ की सड़क है, वो जिला सड़क थी, उसको राज्य सड़क में परिवर्तित करा करके उसको बिहार बेलथरा जोड़ने का काम किया। इसके बाद दोहरी घाट कैनाल से चचाई पार तक ये आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैंने मांगा, उन्होंने उस सड़क को देने का भी काम किया। आज मधुबन की जनता कहीं न कहीं बाढ़ कटान से पीड़ित है, सड़क बदहाल है, मंत्री जी कहाँ हैं? अब मंत्री जी से सवाल करिए कि मंत्री जी आप कहाँ हैं? मंत्री जी अपने ऐशो आराम की दुनिया छोड़ के नहीं आ सकते। कोरोना में मिलना नहीं चाहता, बोल रहे कि बयान उनका मैं सुन रहा था। आप पूरे कोरोना काल में हम लोग कोरोना क्यों नहीं हुआ? मैं तो पूरे कोरोना काल में मधुबन में था। जिसको सिलेंडर की ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, मेरा बेटा 12-12 2-2 बजे रात 3-3 बजे रात तक सुबह से खड़ा रह जाता था। मेरा ऑक्सीजन का प्लांट है, रात भर। और बलिया के लोग, नारद राय जी ने मांगा, उनको भी 50 सिलेंडर 100 सिलेंडर भेजने का काम किया। जहाँ जो लोगों को ज़रूरत पड़ी उनको देने का काम किया। मैं भी अपना मधुबन में मंगा करके भाई सीमित संसाधन में, चूँकि सारे सिलेंडर वहाँ से सरकार ने ले लिया था, हॉस्पिटल में दिलवा दिया था, दूसरे से सिलेंडर अरेंज करा कर मंगाता था, लोगों को सहायता करता था। पूरे कोरोना काल में मैं यही रहा। पहले कोरोना काल में लॉकडाउन में मैंने लोगों को राशन वितरित कराने का, पूरे विधानसभा में 2500 लाख का राशन वितरित कराने का काम किया। उसमें रहे भी आप भी रहे। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण की इज्जत नहीं है, जो आपके मंत्री जी हैं अपने प्रतिनिधि, वो तो जिसको रखे हैं पूरे ब्राह्मण को अपना राज सौंप दिए हैं। अब उस पर मैं कुछ नहीं कहता, इसलिए चूँकि मेरा साथ रहा है वो, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। वो मंत्री जी जाने और वो जाने। जनता की आवाज़ उठाएं, जनता के नेता हैं अपना। जी बिल्कुल। जनता के लिए कभी आपने उनके विरोध प्रदर्शन किया, कुछ किया? जनता के लिए अभी मैं कटान में गया था,
कटान में 14 करोड़ रुपया आया था। रुपया बालू रख डाल करके जहाँ कटान हो रहे उधर से नहीं बन रहा, देवरिया साइड से बन रहा है। आज हमारे किसानों की ज़मीन, जो गरीब लोग हैं, हजारों एकड़ ज़मीन नदी में विलीन हो गई। अब उनका घर जा रहा है, किसी के पास एक बिस्वा ज़मीन तक नहीं बची है कि कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। तो अब आगामी 22 में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? वो नेता का विषय है, हमारा काम है काम करना। नेताजी से मैंने कहा है कि मधुबन की सीट मैं जिता के दूंगा। काना को, लूला को, लंगड़ा को, जिसको देंगे उसको उमेश पांडे जिता के भेजेगा विधानसभा में। हमको मिलेगा तो उमेश पांडे लड़ेगा। उमेश पांडे अपने लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने विधायक बनने की तैयारी कर अरे रहे हैं? भाई, मैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ अपने नेता को। 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ, उसके लिए काम कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यकाल को कैसे देखते हैं? गुंडों के कार्यकाल को क्या आप समझेंगे? जो 17 मुकदमे, अपना मुकदमा अपने खुद मुख्यमंत्री बन के वो हटा लिया, पहली बार देखने को मिला है। कोई मुख्यमंत्री जिनके ऊपर 17 मुकदमे हैं, वो खुद अपना मुकदमा वापस ले लिए। प्रधानमंत्री काम कैसे देखते हैं आप? झूठ बोलने का केवल जुमला, 15 लाख बोल दिए जुमला है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। तो ये मेरे साथ थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उमेश चंद जी। अब देखते हैं कि आने वाले 2022 में अपनी दावेदारी कितना प्रस्तुत करते हैं, साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी को